अफगानिस्तान ईरान तक हमारी सीमाएं हुआ करती थी। फिर षड्यंत्र करके हमारे राजपाट को छीन लिया गया। समय समय पे हमारे महापुरुषों ने हमें जगाने का काम किया, हमें तैयार करने का काम किया। अपने जीवन की खुशियां, अपने परिवार को, अपनी जान को निछावर करके हमें अपने पैरों पर खड़ा करने का प्रयास किया। मैंने अभी आपको चमार रेजिमेंट की बधाई दी। मैं आपको चमार रेजिमेंट का इतिहास भी सीमित शब्दों में बताता हूं। ये लोग हमें कहते हैं कि आजादी में हमारा क्या योगदान है। ये लोग कहते हैं भीम आर्मी के लोगों को कि भीम आर्मी की क्या जरूरत है, बॉर्डर पर भेज दो। मैं आपको बताता हूं हमने कितनी ताकत है। अगर कभी इतिहास पढ़ेंगे तो इनको भी पता लग जाएगा, मगर आप भी जानो कि आपके पुरखे कमजोर थे या आपके पुरखे इस देश में सबसे ताकतवर मार्शल कौमें थी। ये आपको अपने पुरखों का इतिहास जानना चाहिए। याद करो भीमा कोरेगांव, 1 जनवरी 1818। ये आपका इतिहास है कि 500 महान योद्धाओं ने 28,000 पेशवाओं को सबक सिखाने का काम किया। अगर कैलकुलेशन करूं, 1 के मुकाबले 58 आते हैं, यानी कि आप 58 पे 1 भारी। यह आपका इतिहास है। आगे बढ़ो। 1 मार्च 1943 जब जाति आधारित रेजिमेंट बनी तो आपकी रेजिमेंट बनी चमार रेजिमेंट। चमार रेजिमेंट को द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने के लिए भेजा गया। कोहिमा, बर्मा, म्यांमार जिसको कहते हैं। उन्होंने वहां जर्मनी की सेना को धूल चटाने का काम किया। विश्व की सबसे बड़ी सेना को अपने दम पे धूल चटाने का काम किया। उनकी शहादतें वहां हुई कोहिमा में। उनको बैटल ऑनर ऑफ कोहिमा मिला। फिर वो वापस आए। अंग्रेजों ने कहा कि आजाद हिंद फौज के लोग हमें परेशान कर रहे हैं, अब आपकी बटालियन को सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। उस रेजिमेंट के योद्धाओं ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उनके खिलाफ नहीं लड़ेंगे। ब्रिटिश सरकार ने कहा कि अगर सुभाष चंद्र बोस और आजादी फौज के खिलाफ नहीं लड़ोगे तो हम आपकी रेजिमेंट को खत्म कर देंगे, आपकी नौकरियों को छीन लेंगे। हमारे लोगों ने कहा नौकरी जाए तो जाए लेकिन देश खिलाफ नहीं आएंगे। फिर वो योद्धा सुभाष चंद्र बोस जी के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज में भर्ती हुए और फिर उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अंग्रेजों के पैर उखाड़ने का काम किया। भारत की धरती से अंग्रेजों को जाने पर मजबूर किया। फिर आपका इतिहास है 2 अप्रैल 2018 जब आपके SC/ST एक्ट में सरकार के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के जरिए डकैती डालने का काम किया। आपने सड़क पे आके अपनी ताकत का एहसास कराने का काम किया और फिर इस सरकार को सुप्रीम कोर्ट दोनों को झुकना पड़ा। मैंने आपको याद दिलाया कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कभी भविष्य का निर्माण नहीं कर सकती है। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था। उन्होंने ये भी कहा था कि जिस कौम का युवा जीते जी उस कौम की लड़ाई नहीं लड़ता वो जीते जी भी मरे के समान होता है, और जिस कौम का युवा जीते जी अपने समाज की लड़ाई लड़ता है, अधिकारों की लड़ाई लड़ता है, वो मरकर भी अमर हो जाता है। अपने महापुरुषों की बात को हमें याद रखना चाहिए। आज अब इतने बड़ी संख्या में क्यों इकट्ठा हुए, इसके पीछे एक कारण ये है कि हम अपने देश में जिसमें हमारा राज हुआ करता था उस देश में आज गुलामों जैसी जिंदगी जी रहे हैं। खाने को अच्छा खाना नहीं है, पीने के लिए साफ पानी नहीं है, पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं है, सर पे छत नहीं है, आने जाने के लिए सुविधाएं नहीं है,
आर्थिक सशक्तिकरण नहीं है। क्यों? क्योंकि जिनको राज करना था उन्होंने अपने राज करने की आदत को, अपने निर्णय को भुला दिया, और जो लोग कम संख्या में हैं वो लोग राज कर रहे हैं। सम्मानित साथियों, बहुजन समाज जोड़ो यात्रा इसलिए है कि टुकड़ों में बटा बहुजन समाज, जिन्होंने बुद्ध के रास्ते पे चल के आज से 2000 साल पहले इस देश में राज, उनका राज दोबारा इस देश में स्थापित हो, मानवता के कल्याण के लिए सम्राट अशोक का राज वापिस स्थापित हो, इसलिए जो है हमें पुनः टूटे हुए बहुजन समाज को एकजुट करने के लिए बहुजन समाज जोड़ो यात्रा शुरू करनी पड़ी। लेकिन गौर कीजिए, ये यात्रा सिर्फ बिहार में नहीं चल रही है, ये यात्रा मध्य प्रदेश में भी चल रही थी। 12 फरवरी को मध्य प्रदेश में हमने उसको यात्रा को समाप्त किया, लेकिन जब समाप्त किया तो मध्य प्रदेश में सत्ता और विपक्ष दोनों की जड़ें हिला के रख दी। हमारे लोग इंतजार कर रहे थे कि कोई उनको अवसर दे लड़ने का। जब उनको अवसर मिला तो उन्होंने साबित किया कि उनका जो बल है उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। आपकी संख्या बहुत है, लेकिन आप सत्ता पे काबिज नहीं है, इसलिए आपको सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। देखो, यहाँ कुर्सियां बहुत है, मगर ये लोग खड़े हैं ना, मंच पे कुर्सियां मगर ये खड़े हैं ना, क्योंकि ये कुर्सी की वैल्यू नहीं समझते हैं। आज जिस दिन ये कुर्सी की वैल्यू समझ जाएंगे कि कुर्सी कितनी ताकतवर होती है, उस दिन ये कुर्सी नहीं छोड़ेंगे किसी के लिए। बैठ जाओ, बैठ जाओ मेरे महापुरुषों, बैठ जाओ। इतिहास तुम्हें भी माफ नहीं करेगा। मैंने एक मिनट, मैंने तुम्हें भेड़ बकरी की तरह तैयार नहीं किया, योद्धाओं की तरह तैयार किया। तुम्हारी दहाड़ जो है, तुम्हारी दहाड़ पटना तक जानी चाहिए। मैंने भेड़ बकरी की तरह तैयार नहीं किया, खून से सिंचा इस आंदोलन को। अब अगले 10 मिनट शांत हो जाओ, एक पैर पे खड़ा होने को मिले, एक पैर पे खड़े रहो, क्योंकि जब तक तुम मेरा दर्द नहीं सुनोगे तब तक लड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। दर्द ये है कि बिहार में सबसे ज्यादा बिहार के लोग मजदूरी करने के लिए दूसरे प्रदेशों में जाते हैं। मेरे आज भी याद है, कोरोना काल चल रहा था और सबसे ज्यादा बिहार के लोग वहां से पलायन करके आए। जहां लोग अपनी जान बचाने के लिए घर में घुसे हुए थे, वहां मेरा बहुजन समाज सड़कों पे मारा मारा फिर रहा था। कहीं ट्रेन के आगे मरा, कहीं कहीं और मरा, कहीं पुलिस की लाठियां खाई, कहीं से पैदल निकला, कहीं से बहन ज्योति पासवान अपने पिताजी को साइकिल पे बैठ के निकलती है। जो बिहार की धरती हमेशा क्रांति को जन्म देती है, उस बिहार की धरती के साथ ये अन्याय क्यों? मैं जब निकला बनारस से, हजारों हजारों लोग सड़क पे मुझे मिले। उनकी आंखें जब मैं देखता हूं, वो मेरी माँ बहनें, मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथी, उनकी आंखों में मैं एक उम्मीद देखता हूं। वो उम्मीद ये है कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के जरिए आने वाले कल में इस कमजोर शोषित वर्ग के लोगों को उनके हक अधिकार मिलेंगे और स्वाभिमान सम्मान का जीवन जीने का अवसर प्राप्त होगा। बुजुर्ग लोग 4-4 घंटे धूप में माला लेके खड़े थे। मैं उनसे कहता हूं कि मैंने संकल्प लिया है, माला तब पहनूंगा जब इस देश में आपका प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, उससे पहले माला नहीं पहनूंगा। मुझे बाबा साहब अम्बेडकर का वो नारा याद है, वो दर्द याद है, वो संघर्ष याद है। उनकी वो आखिरी बात याद है जब वो कहते हैं कि बड़ी मुश्किल से तमाम तरह के अन्याय, जुल्म, जाति आरोप
और अपने 4 बच्चों की कुर्बानी देके मैं आपके लिए अधिकार अर्जित कर पाया। मैं इस कारवा को यहाँ तक लेके आ पाया हूँ। अगर आप इसको आगे नहीं बढ़ा सकते तो इसको पीछे मत जाने देना मेरे बच्चों। आज बाबा साहब का कारवा लूट रहा है, आज उनके द्वारा दिए गए अधिकार पे डाका पड़ रहा है, आज उन अधिकारों को खत्म किया जा रहा है, आज उन अधिकारों को सरकारें निकलने का प्रयास कर रही हैं। आरएसएस बीजेपी के लोग हमारे संविधान को बदल देना चाहते हैं, वो मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। उनको लगता है कि उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मैं बस ये बताने के लिए बिहार आया हूं कि तुम्हारा मुकाबला इस बार बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चों से है। तुम्हें छठी का दूध याद दिला दिया तब पहला तुम संविधान बदलने की बात करते हो, तुम्हारा इतिहास भूगोल सब बदल के रख देंगे। मेरी बात को याद रखना। देखो, सारे सरकारी डिपार्टमेंट बेच रही है सरकार, बैकलॉग नहीं भरती है, गरीब पढ़े लिखे नौजवान सड़कों पे सुसाइड कर रहे हैं, रोजगार नहीं दे रही है, महंगाई नहीं खत्म कर रही है, हक की आवाज उठाने पे लाठी से पीटती है, आंदोलन करने पे मुकदमा लगाती है, जेल भेजती है। मगर मैंने कहा कि हम लोग जेल और मुकदमों से नहीं डरते। हम भारत में तीसरी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। पहली जब हमने अंग्रेजों से प्राप्त की, दूसरी जब हमने ब्राह्मणवाद को कुचल के 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू करा के ली, और तीसरी कि बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर काशीराम साहब का अधूरा सपना कि भारत की धरती पे सम्राट अशोक के सपनों का भारत बने, जिसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि 21वीं सदी हमारी होगी। अगर मेरे बच्चों ने मेरी बात को समझ लिया तो वो अपने हक अधिकारों के लिए संघर्ष करेंगे। नौजवान, मैं सम्मानित बुजुर्गों से नहीं कुछ कहना चाहता। वो अपनी जिंदगी में तमाम तरह के अपमान, अन्याय, जुल्म जाति से के लड़ते रहे। आज भार हमारे कंधों पे है, मेरे और आप सबके। आज मैं बुजुर्गों को नहीं कह सकता कि आप मैदान में आओ। आज तो मैं आपको कहने के लिए आया हूं कि मैदान सज गया है। इतिहास आपका इंतजार करेगा। 6 मार्च को पटना में वो सैलाब आना चाहिए कि पटना की धरती से दिल्ली तक खबर चली जाए कि अब बिहार से क्रांति जो उठने वाली है उसको कोई रोक नहीं सकता। मैं कुछ मुद्दों पर भी बात करूंगा जो बहुजन जोड़ो यात्रा में हमारे साथियों ने तैयार किए। वो यहाँ की सरकार के लिए है। हमारे नौजवान नेता यहाँ बैठे हैं, वो दिन रात मेहनत करते हैं, वो भूखे प्यासे रहते हैं, वो धूप छाव नहीं देखते, वो आंधी तूफान नहीं देखते, वो बारिश नहीं देखते, और वो सूरज की गर्मी से भी नहीं डरते। वो सूरज की गर्मी का भी डटकर मुकाबला करते हैं मैदान में खड़े होकर। मैं उनके साहस का धन्यवाद करता हूँ। हमारी पहली मांग यहाँ की सरकार से, देखो भाई आप कान खोल के सुनो, मेरा मानना मांगने सिर्फ भीख मिलती है, अधिकार छीनने पड़ते हैं, और छीनने के लिए शक्ति की जरूरत होती है। याद दिलाता हूं इतिहास, ये चौसा की धरती, ये बक्सर की धरती युद्ध हुआ। पहले राज युद्ध होते थे, तलवार भाले चलते थे, बंदूक चलती थी, तोप चलती थी, लाठियां चलती थी, और तब जाके कत्ल होते थे, रक्त रंजित हो जाती थी भूमि, तब जाके राज बदलते थे। बिहार की धरती ने तो देखा, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चों को कुर्बानी देके हमें वोट की ताकत दी, और उन्होंने कहा मैंने रानी का पेट चीर दिया है।
आज के बाद राजा आपकी वोट से तैयार होगा। हर व्यक्ति को, बालिग व्यक्ति को वोट देके गए। भारत में वोट आपका ज्यादा है, राज आपका होना चाहिए था। वोट आपका ज्यादा है लेकिन गुलामी आपके ऊपर ज्यादा भारी है। सारी अधिकारों से आप वंचित हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि मांगने से सिर्फ भीख मिलेगी। अधिकार चाहिए तो छीनने पड़ेंगे। छीनने के लिए शक्ति की जरूरत है और लोकतंत्र में शक्ति वो सरों से तय होती है। पहली मांग ये है यहां की सरकार से कि SC/ST की छात्रवृत्ति लागू की जानी चाहिए। आर्थिक रूप से कमजोर है मेरा समाज, इनको थोड़े बहुत अवसर संविधान से मिल रहे हैं, उनको मत छीनो। ताड़ी को कर्सी का दर्जा मिलना चाहिए, ये हमारी दूसरी मांग है। सभी प्रदेशों में SC/ST आयोग है लगभग। यहां की सरकार को लगता है SC/ST आयोग की जरूरत नहीं है। उनको लगता है, नहीं लगता, हमें पता है SC/ST आयोग कितना जरूरी है। इसलिए हम मांग करते हैं कि SC/ST आयोग को यहां बहाल किया जाना चाहिए। तालीमी मरकज को परमानेंट करना चाहिए। 100% आरक्षण। यहां की सरकार जातिगत जनगणना करा रही है, करा रही है जी, करा रही है। अगर वो वास्तविकता में जातिगत जनगणना से दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक को भला करना चाहती है, उसके मन में खोट नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण पे 50% की जो पाबंदी थी खत्म कर दी है। मैं यहाँ की सरकार से मांग करता हूँ, माननीय काशीराम साहब कहते थे जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो यहाँ 100% आरक्षण इस प्रदेश में लागू होना चाहिए। SC/ST एक्ट में अभी लगभग 8-8.5 लाख रुपए मुआवजा मिलता है। हमारी मांग है 8-8.5 लाख रुपए में कुछ नहीं होता। SC/ST एक्ट में जो मुआवजे की राशि है वो कम से कम बढ़ाकर 30 लाख रुपए करनी चाहिए। सरकारी जितने भी ठेके सरकार दे रही है, हमने उत्तर प्रदेश में कराया था अपने आंदोलन से। सारे सरकारी ठेकों में SC/ST OBC को आरक्षण मिलना चाहिए। कोई भी ठेका हो, हमारी संख्या के आधार पे हमें आरक्षण उसमें ठेकेदारी में मिलना चाहिए, जिससे कि हमारे लोग आर्थिक रूप से सशक्त हों। और एक और महत्वपूर्ण मांग, यहां दलितों की, अल्पसंख्यकों की सबसे ज्यादा लिंचिंग हो रही है। अगर वास्तविकता में सरकार इन वर्गों की हितैषी है तो मॉब लिंचिंग पे सरकार को कानून बनाना चाहिए कि अगर किसी भी दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग के व्यक्ति की मॉब लिंचिंग होगी तो उस पर सख्त से सख्त कानून बना के अपराधियों को सजा दी जाएगी। मैं जब रास्ते में आ रहा था, मुझे सिसोड़ा पोखरे पर बसे भूमिहीन व्यक्तियों को भूमिहीन प्रमाण पत्र और भूमि बंदोबस्ती कराने के संबंध में एक लेटर मिला। ये सब लोग ग्राम सिसोड़ा के हैं, पोस्ट रेता, थाना रामगढ़, जिला कैमूर। उनकी मांग है कि वो 38 साल से उनके पास कोई जमीन नहीं, जिस जमीन पर रह रहे हैं सरकार उस जमीन को छीनने का काम कर रही है। उस जमीन को उन गरीब लोगों को देना चाहिए कि वो अपने परिवार के साथ सही तरह रह सके। पानी पिला दो, मेरी बात सुनो। मैं अभी भोपाल गया था, आंदोलन से जाते हुए एक साथी की जान चली गई। गौर करना नौजवान साथियों,
मैं जब उनसे मिलने उनके घर गया, उनके परिवार से, उनका मकान कच्चा था। मेरी आंख से आंसू निकल आए कि आजाद भारत में आज भी 75 साल हो गए, लोगों को नहीं लगता कि हमें पक्के मकान की जरूरत है। हमारी बहन बेटियों को भी पक्के मकान में रहने की आजादी मिलनी चाहिए। हमें भी बुनियादी सुविधाएं मिलनी चाहिए। हमने वहां तय किया उसी दिन कि जितने भी मध्य प्रदेश में कच्चे मकान हैं उनका डाटा हम लोग तैयार करेंगे और फिर सरकार के सामने एक आंदोलन करके अपना समय तय करेंगे। और मैं आपसे वादा कर रहा हूं, इस बिहार की धरती से बिना सरकार के मध्य प्रदेश का एक एक कच्चा मकान पक्का बनवा के दिखाऊंगा। मेरा आप लोगों से वादा है, क्योंकि वहां 2023 में चुनाव है। जैसे जैसे मैं उन लोगों को तैयार करूंगा, सरकार डरेगी। मैं इधर मांग उठाऊंगा, सरकार पूरी करती जाएगी। मेरे लोगों का भला होगा। मेरी यही लड़ाई है कि अब तो हमारे लोगों को हमारे अधिकार मिलने चाहिए। मैं आपसे भी कह रहा हूं, आपके अधिकारों को छीनने के लिए दुश्मन ने सारी व्यवस्था कर ली है। क्या आप अपने अधिकारों को बचाने के लिए तैयार हो? अगर अधिकारों को बचाने के लिए तैयार हो, जो वहां बैठे छांव में पैडियों पे, उस कोने पे, क्या तुम भी अधिकारों को बचाने के लिए तैयार हो? तो 6 मार्च को हमने बगावत की है सरकार के लोगों से अपने अधिकारों के लिए, और वो बगावत पटना में है। मैं ना पैसे वाला हूं, एक गरीब प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा हूं। ना मेरे पास देने के लिए आपको पैसे हैं, ना गाड़ी, ना ही और कोई साधन है। जिस तरह आज आप मुझसे प्यार करते हुए मुझे सम्मान देने के लिए यहां आए हो, अगर वास्तविकता में मेरी और इस समाज के पैरों पे खड़े होने की जो लड़ाई है उसको आगे बढ़ाना चाहते हो, तो मुझसे वादा करो कि 6 मार्च को पटना जरूर आओगे। नहीं, दोनों हाथ उठा के वादा करो, एक हाथ से नहीं। वो जो लोग वहां बैठे वो भी बताओ। ये स्वाभिमान नहीं, मैंने नीचे करने को नहीं कहा। मैं तो ये देख रहा हूं कि कौन नहीं उठा रहा। गौर करो, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। ये समस्या किसकी है? हम लोगों की। ये समस्या किसकी है? ये लड़ाई किसकी है? इसको लड़ेगा कौन? इस जालिम सरकार से टकराएगा कौन? लड़ाई हमारी, समस्या हमारी, बात हमारे स्वाभिमान सम्मान की। तो हमारे आंदोलन को ताकत देने दूसरा तो कोई नहीं आएगा। मैं तो आपको निमंत्रण देने के लिए आया, जबकि जंग के मैदान के लिए निमंत्रण नहीं भेजा जाता। इतिहास गवाह है, जिसका स्वाभिमान जिंदा होता है वो खुद चल के आता है। लेकिन मैं निमंत्रण देने के लिए आया हूं मेरे साथियों कि अगर बैसाखियों का सहारा नहीं चाहिए, बैसाखियां तो आपने 75 साल देखी, आपने सब पे भरोसा किया। बताओ आपके दुख को किसने दुख समझा? बताओ मुझे, बताओ मेरी माँ बहनों, आपके आंसू पूछने कौन आया? बताओ आपकी गरीबी, बेबसी, आपके साथ होने वाले अन्याय पे आपके साथ खड़े होने कौन आया? बताओ मेरी माँ, बताओ मेरे नौजवान साथियों कि आपके लड़ाई को लड़ने कौन आया आपके अलावा? बताओ मुझे, आपकी समस्या किसी के लिए समस्या नहीं है। चुनाव के बाद आपकी गली बस्ती में कौन आता आपके आंसू पूछने? अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे टोको कि लोगों के सिर्फ तुमसे वोट के रिश्ते, जिस दिन तुम्हारी वोट लेते फिर तुम्हें पूछते नहीं है। बताओ मैं गलत कह रहा हूं क्या? मेरा आपसे खून का रिश्ता है। जब तक मेरे शरीर में लहू का आखिरी कतरा रहेगा, मैं आपके सम्मान के लिए लड़ता रहूंगा।
आज आपका मंच है, आपके पैसे, आपके साधनों से मंच सजा। आज आप अपने साधनों से आए। मैंने देखा ई रिक्शा से मेरे छोटे भाई आ रहे थे, मैंने देखा वो भरी धूप में गर्मी में भाग रहे थे। मैं आपके प्यार के आगे गरीब का बेटा, मैं मानता हूं कि अगर मैं अपने चमड़ी जो है वो अपनी चमड़ी भी उतार के अगर आपके पैरों में बिछा दूं तो भी आपके सम्मान का कर्ज नहीं चुका सकता। लेकिन मेरी भी और इस आंदोलन की भी साख दांव पे लगती है जब हम ऐलान करके कहीं जाते हैं। ऐसा तो नहीं कि 6 तारीख को मैं वहां अकेले तमाशा देखूं पटना में और आप घर में पढ़ के सो। नहीं, ईमानदारी से बताना, ईमानदारी से बताना, झूठ मत बोलना। क्या एक दिन अपने हक अधिकार के लिए लड़ने की हिम्मत है? क्या सरकार से आंख मिला के बात करने की हिम्मत है? क्या अपने हक अधिकारों के खिलाफ जो षड्यंत्र हो रहे उसको रोकने की हिम्मत है? क्या जालिम को जवाब देने की हिम्मत है? क्या बहन बेटियों पे हो रहे अन्याय को रोकने की हिम्मत है आपको? तो बताओ कौन कौन ऐसे लोग हैं जो अपने साथ कम से कम 5-5 लोगों को लेके आएंगे? हाथ उठा के बताओ। नहीं, हाथ उठा के रखो। देखो, एक आदमी 500 ले आएगा, एक आदमी 5, बात नहीं बनेगी। सब लोग 5-5 लोगों को लेके आना। मैं गारंटी देता हूं कि अगर सरकार ने उसी दिन नाक ना रगड़ा तो मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद है। एक बार तो अपनी ताकत दिखाओ सोए लोगों। ये बार बार आपके अधिकारों पे कुठाराघात करते हैं और आपको भेड़ बकरी समझ के आगे निकल जाते हैं। क्या मेरा बहुजन समाज भेड़ बकरी है? तो फिर मैदान सज गया। रोटी खा के आना और लेके आना, मेरे लिए भी लेके आना। मैं आपको देखो, ये दूसरे झंडे वाले भी हमारे साथ आ गए हैं। ये देखो, ये भी हमारे साथ आ गए। इनको भी अब भरोसा हो गया कि कोई नहीं लड़ सकता चंद्रशेखर आजाद के अलावा। अब तो इन्होंने भी ये बात मान ली कि भाई अगर कोई बीजेपी और एसएस के लोगों को टक्कर दे सकता है तो वो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी। कोई अगर बहन बेटियों के सम्मान को, देखो सुनो, सरकार कहती है अन्याय करने वाले को सजा देंगे। मैं आपसे कहता हूं, आपका खून कि न्याय करने वाले को, चाहे वो मंत्री का बेटा हो, संतरी का बेटा हो, अधिकारी कर्मचारी का बेटा हो, उसका कोई ताकतवर बाप भी नहीं बचा पाएगा। याद रखना, जितने हम लोग। और हम तो बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं। सभी महापुरुषों का सम्मान करते हैं, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी धर्मों की बहनों का सम्मान करते हैं। लेकिन मैं ये इजाजत नहीं देता कि कोई मेरी बहुजन समाज की बहन बेटियों की एक तरफ आंख उठा के देखिए। इजाजत भी मैं अब नहीं देता किसी को। इसलिए आपसे कह रहा हूं, इस सूरज का मुकाबला कर लेंगे। हम तो किसान मेरों के बेटे हैं, खेत में फावड़ा चला के तब रोजी रोटी कमाते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि आदमी भूखा प्यासा रह सकता लेकिन अपमानित होकर नहीं रह सकता। ये लड़ाई स्वाभिमान सम्मान की है। मेरे साथ इस नारे को बुलंद करो कि 6 मार्च को सरकार की, यहाँ की भी और केंद्र वालों की भी नींद हराम हो जानी चाहिए। तब तो भाई बात मानूंगा कि बिहार के लोगों में लड़ने का जज्बा तैयार हो गया। बाकी वरना 6 तारीख के बाद अगर आपने जज्बा नहीं दिखाया तो मेरा भी हौसला टूट जाएगा। मेरा हौसला तोड़ोगे, कमजोर करोगे मुझे, इन ताकतवर लोगों के सामने मुझे छोटा करोगे। आवाज दो, आवाज दो।
भारतीय संविधान की रक्षा कौन करेगा बताओ? तो चलो खड़े हो जाओ, संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे, खड़े हो जाओ और संकल्प लेंगे संविधान की रक्षा का। पाँच छः जना पाने कॉमर्स से वालिया पाड़ा है कॉमर्स से वालिया तो दूसरे आइल फोटो का ग्रामे पता बागी मोची मोर्चा सौदागर राम, ग्राम गजदरा, थाना राजपुर, जिला बक्सर, मंच पर आ जाए। सौदागर राम जी मंच पे आ जाए। इतनी जगह बनाओ कि हाथ ऐसे आगे कर सको। जल्दी जगह बनाओ, पीछे बैठे जगह बनाओ। संकल्प लो, संकल्प। अधूरा संकल्प नहीं चलेगा, पीछे हो जाओ। एक हाथ से ऐसे, हाथ आगे का ऐसे, जो गांव की तरह योद्धा जैसे खड़े होते ऐसे। जिसका हाथ ऐसे नहीं होगा वो संकल्प नहीं होगा। इसका मतलब ये छूट सिर्फ मुझे है, आपको नहीं है। हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज क्या तारीख है? आज 1 मार्च 2023 को ये संकल्प लेते हैं कि हम भारतीय संविधान की रक्षा करेंगे और उसको पूर्ण रूप से लागू कराकर रहेंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आपकी जिंदगी मेरे लिए बहुत कीमती है। जब जिंदा रहोगे तभी तो लड़ोगे ना। तो जो मोटरसाइकिल पे है उनसे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, जोड़ता नहीं हो हाथ, आप मेरी आदत को जानते हो। आपसे कह रहा हूँ बहुत शालीनता से जाना। जरा सी चोट में नुकसान हो जाता है, खो नहीं सकता। मेरे पास बहुत मुश्किल से योद्धा तैयार हुए। बहुत प्यार से जाना मेरे भाइयों। जो गाड़ी में आया है बहुत प्यार से जाना। घर में माँ बहन इंतजार कर रही है, बेटी पत्नी भाई इंतजार कर रहा है। कोई गलती मत करना। लड़ाई बहुत लंबी, एक दिन में खत्म नहीं होगी। बड़े प्यार से जाना है। विश्वास दिलाओ मुझे कि बड़े अनुशासन में घर जाओगे। हाथ उठा के विश्वास, मेरा ये भरोसा है कि आने वाले 10 साल में हम बाबा साहब अम्बेडकर को बाबा साहब अम्बेडकर के सपने को भारत में पूरा करके दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल प्रधान जी को, यहाँ के जिले की टीम को, यहाँ के साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे ज्यादा धन्यवाद अपनी माताओं बहनों को।
जो पूरी धूप में ईमानदारी से यहाँ बैठी हुई थी, हमें सुन रही थी। मैं आपसे वादा करता हूं, ये गरीबी बेबसी किसी भगवान ने हमारी किस्मत में नहीं लिखी है। हमारे भगवान बाबा साहब अम्बेडकर वोट की ताकत देकर गए हैं। आप अपने बच्चे पे भरोसा रखना, ये गरीबी भी खत्म होगी और अमीरों जैसे अधिकार भी हमारे लोगों को मिलेंगे। आपके आंसू भी पूछे जाएंगे, याद रखना मेरी बात को। बस इन